गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः 11वीं क्लास के अंतर्गत जो पिछला वीडियो आपने देखा, उस वीडियो के अंतर्गत वायुमंडल में जल की स्थिति हमने देखी, जिसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वर्षा के प्रकार, बादलों के प्रकार आदि के बारे में हमने ठीक प्रकार से अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ठीक प्रकार समझ में आया होगा। आज का जो अपना बिंदु है वो है महासागरीय जल के बारे में। सामान्य जानकारी देखेंगे महासागरीय जल के बारे में। देखिए, मुख्यतः जल शब्द से एक बात ये आती है कि जीवन का आधार है, और हमारी पृथ्वी पर जल के अभाव में जीवन की कल्पना किया जाना भी संभव नहीं है। आपको ध्यान में भी होगा, हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारी पृथ्वी जिस पर जल की उपलब्धता पाई जाती है, जल की विद्यमानता है। जल की प्रचुर मात्रा या जल की उपलब्धता के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, मुख्यतः पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो जल है वो किस रूप में होता है? एक चक्रीय रूप में होता है। जल चक्रीय रूप में किस प्रकार से? महासागर से धरातल पर पहुंचना और धरातल से महासागर तक पहुंचना। आपको ध्यान में होगा, मैंने एक उदाहरण दिया था इस रूप में। ये मान लीजिएगा, ये महासागरीय जल है। इस महासागरीय जल में सूर्य के ताप के कारण से ये जो जल है वो गर्म होगा। गर्म होकर के जल किस रूप में? वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। वाष्प का ऊपर संघनन होगा। संघनन के बाद बादल बनेंगे। बादल से वर्षा की स्थिति होगी। धरातल पर जल भरा होगा और जल प्रवाहित होकर के अंत में कहा जाएगा महासागर। वो ये महासागर का जल है, ये जलीय चक्र की अवस्था। तो मुख्यतः जल एक चक्रीय रूप के अंतर्गत होता है, जिसमें जल धरातल से महासागरों तक, महासागरों से धरातल तक पहुंचता रहता है। देखिए, मुख्यतः हमारे धरातल के या जो हमारी धरातल की जो बाहरी परत है, उस बाहरी परत में विशाल गर्तों के रूप में जो विद्यमान है वो महासागर है। हमारे धरातल की जो सबसे ऊपरी परत है, इस सबसे ऊपरी परत में जो विशाल गर्त हैं, उन विशाल गर्तों को महासागर अपन कह सकते हैं। और मुख्यतः महासागरीय जो अधस्थल है, अधर यानी नीचे का, स्थल यानी तल, वो समुद्र तल से लगभग 3 से 6 किलोमीटर नीचे विद्यमान है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि महासागरीय जल की उपलब्धता हमारे धरातल पर बहुत अधिक है। देखिए, मुख्यतः महासागरों की तली में हमारे विश्व के विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, गहरे गर्त, विशाल मैदान, अनेक भूआकृतिक या भूआकृतियां विद्यमान हैं, जिनके कारण से महासागरीय जो तली है वो ऊपर खाब रहे हैं। आपको ध्यान में होगा,
महासागर का जो अधस्थल है, महासागरीय अधस्थल, अध यानी नीचे का जो तलीय भाग है, इसे कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में। महासागरीय अधस्थल के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कौन कौन से? महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय जो अधस्थल है, इस महासागरीय अधस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? महाद्वीपीय शेल्फ क्या होते हैं आगे देखेंगे, चारों नाम आपको याद होने चाहिए। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त, ये 4 महाद्वीपीय अधस्थल के 4 भाग हैं। देखते हैं महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है, ठीक प्रकार समझो, बिल्कुल इजी परिभाषा है। किसे कहें? देखिए, प्रत्येक महाद्वीप का एक विस्तृत सीमांत, सीमांत क्या होता है ये बताऊंगा। प्रत्येक महाद्वीप का एक विस्तृत सीमांत जो उथले सागर व खाड़ियों से घिरा होता है। उथले सागर का मतलब होता है कम गहराई वाले सागर, उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। फिर से देखो, महाद्वीपीय शेल्फ क्या है? प्रत्येक महाद्वीप का विशाल या विस्तृत सीमांत जो उथले हुए सागर और खाड़ियों से घिरा हुआ होता है, उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। कोई दिक्कत? दूसरा, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय बेसिन। बेसिन क्या होता है आगे देखते हैं अपन। महाद्वीपीय बेसिन और जो महाद्वीपीय शेल्फ होता है, इन दोनों को जोड़ने वाला महासागरीय अधस्थल वो महाद्वीपीय ढाल होता है। महाद्वीपीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ने वाला अधस्थल महाद्वीपीय ढाल होता है। तीसरा, गंभीर सागरीय मैदान किसे कहेंगे? 3000 से 6000 मीटर जिन मैदानों की गहराई है उसे गंभीर सागरीय मैदान कहेंगे। किसे कहेंगे? जिन मैदानों की गहराई कितनी है? 3000 से 6000 मीटर, उन्हें कहेंगे गंभीर सागरीय मैदान। एक होता है महासागरीय गर्त। महासागरीय जो गर्त है उसका अभिप्राय है महासागरों के सबसे संकीर्ण, सबसे जो गहरे संकीर्ण बेसिन है उन्हें कहा जाता है महासागरीय गर्त। कोई दिक्कत? फिर से देख लो, महासागरीय अधस्थल कितने प्रकार का? 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से? महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। 4 प्रकार होंगे। परिभाषा, महाद्वीपीय शेल्फ किसे कहेंगे? प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत या विशाल सीमांत भाग जो उथले सागर
या खाड़ियों से घिरा होता है महाद्वीपीय शेल्फ। नंबर 2, महाद्वीपीय ढाल किसे कहेंगे? महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ने वाला महासागरीय स्थल, ऐसा यह स्थल जो महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय बेसिन को आपस में क्या करें? जोड़े। तीसरा, गंभीर सागरीय मैदान किसे कहेंगे? 3000 से 6000 मीटर गहराई वाला जो बेसिन है या जिन मैदानों की गहराई 3 से 6000 मीटर तक है वो गंभीर सागरीय मैदान। और महासागरीय गर्त का मतलब है महासागरों के सबसे गहरे संकीर्ण बेसिन। ये 4 महासागरीय अधस्थल के 4 भाग हैं। देखिए मुख्यतः महासागरीय अधस्थल की जो आकृतियां हैं आपने कई बार देखा होगा। टापू जानते हो, महाद्वीपीय भाग जलराशि के जो ऊपर की ओर आया हुआ होता है स्थलीय भाग, वो टापू होता है। निमग्न द्वीप, प्रवाल द्वीप, समुद्र टीला, अनेक ऐसी आकृतियां हैं जो मुख्यतः महासागरीय अधस्थल के अंतर्गत पाई जाती हैं। आगे देखिए स्थल भाग और जलीय भाग। स्थल और जलीय, इन दोनों का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। स्थल भाग का स्वभाव होता है जल्दी गर्म होना, जल्दी ठंडा होना। स्थल भाग का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? जल्दी गर्म होना, जल्दी ठंडा होना। जलीय भाग का जो स्वभाव होता है देर से गर्म होना और देर से ठंडा होना। मुख्यतः ये बात यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपन जब महासागरीय तापमान का अध्ययन करें तब आपके बात एक दिमाग में ये रहनी चाहिए कि जलीय भाग जो होता है वो देर से गर्म होता है और ठंडा भी देर से होता है। तो ये बात तापमान को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? भाई स्थल भाग आपने देखा है ग्रीष्म काल के अंतर्गत मई जून के महीनों में आप देखते हो जो अपना धरातल है वह जून के या मई के महीने में दोपहर के समय में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, लेकिन जो ही शाम के 6, 7, 8 बजते हैं ये वापस ठंडा हो जाता है। इतना गर्म जल इतनी जल्दी ठंडा हो सकता है क्या? केवल क्या हो सकता है? स्थल भाग ही ठंडा हो सकता है, क्योंकि स्थल भाग का ऐसा स्वभाव है। तो तापमान में प्रभावित करेगा नहीं करेगा ये कारक। तो महासागरीय जो तापमान है उससे महासागरीय तापमान के अंतर्गत अक्षांशीय स्थिति, स्थल व जल का समान वितरण, महासागरीय धाराएं, ये प्रमुख कारण हैं जो महासागरीय तापमान को प्रभावित करती हैं। देखिए महासागरीय जल का तापमान गहराई के साथ साथ क्या होता जाता है? कम होता जाता है। महासागरीय जल का जो तापमान है वो गहराई के साथ साथ कम होता जाता है। जिन समुद्रों की गहराई, अभी एक शब्द आया था ध्यान में होगा आपको, उथले सागर। किसे कहते हैं उथले सागर? जिन सागरों की गहराई कम हो, 200 फेदम, 250 फेदम। फेदम एक गहराई मापक इकाई है। उथले सागरों का तापमान अधिक पाया जाता है और गहरे सागरों का तापमान कम। सूर्य की किरणें 200 फेदम की गहराई तक जा सकती है। मछलियों का विकास, मछलियों का भोजन होता है प्लैंकटन। कौन सा होता है? प्लैंकटन। प्लैंकटन का निर्माण या प्लैंकटन के निर्माण में
सूर्य की किरणों का पहुंचना अति आवश्यक है। 200 फेदम वाले जो गहराई वाले जो समुद्र है वहां पर मछलियां अधिक पाई जाती है, कारण प्लैंक्टन का विकास होता है, गहरे समुद्रों में कम पाई जाती है। तो सूर्य की जो किरणें है वो 200 फेदम तक पहुंचती है, वहां का तापमान अधिक रहता है। तब ये बात सामने आई है क्या कि गहराई के साथ साथ महासागर का जो तापमान है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि महासागरीय जो सतह का जल है, सतह समझते हो ना, महासागरीय सतह के जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर अपन जाएंगे, वैसे वैसे ये क्रमिक ढंग से क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। भाई उदाहरण के लिए ये 0 डिग्री रेखा है, यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जैसे जैसे अपने यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक ध्रुवों पर 90 डिग्री के आसपास सूर्य की किरणें कैसी हो जाएंगी, तिरछी होंगी या नहीं होंगी। अब यहां पर 0 डिग्री के आसपास जो महासागरीय क्षेत्र विद्यमान है वहां का तापमान अधिक होगा या नहीं होगा। अक्षांशीय स्थिति मैंने बताया महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है। 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री अक्षांशीय स्थिति वाले जो महासागर है वहां का तापमान अधिक होगा या नहीं होगा। 90 डिग्री आसपास के जो महासागरीय क्षेत्र है वहां का तापमान कम होगा या नहीं होगा। कारण केवल एक अक्षांशीय स्थिति कि 90 डिग्री अक्षांश ध्रुवों की ओर जाने पर महासागरीय तापमान कम हो जाता है और 0 डिग्री पर अधिक रहता है। 0 डिग्री से पर ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कम होता रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी और धीरे धीरे कैसी होती जाती हैं, तिरछी होती जाती हैं। ये मुख्यतः महासागरीय जो तापमान की स्थिति है उस पर प्रभावित होने वाला नियम। इसके अतिरिक्त जो महासागर उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जिन महासागरों की स्थिति है उन महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक रहता है। देखिए बिल्कुल फैक्ट बात है कि उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान महासागरों का जो तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में क्या रहता है, अधिक रहता है। इसके अतिरिक्त एक बात हो, कई बार आपने नाम सुना होगा कि महासागरों का जल खारा होता है, सुना है, उसे कहते हैं महासागरीय लवणता। महासागरों में पाई जाने वाली लवणता की मात्रा क्या होती है, महासागरों के प्रति 1000 ग्राम जल, 1000 ग्राम जो सागरीय जल है उसमें घुले हुए नमक की मात्रा को, 1000 महासागरीय जल में घुले हुए नमक की जो मात्रा है उसे महासागरीय जल की लवणता कहा जाता है, जिसे किस रूप में, लवणता को पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरीय लवणता समझ गए ना। सागर के प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए जो नमक की मात्रा है उस नमक की मात्रा को महासागरीय जल की लवणता कहा जाता है। वो देखिए महासागरीय जल की जो लवणता है, इस महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे बड़ा कारक है कि वाष्पीकरण। जहां वाष्पीकरण अधिक होता है उन महासागरों में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो वाष्पीकरण कहां अधिक होगा, जहां तापमान अधिक होगा। तापमान कहां अधिक है, मैंने बताया अभी, सूर्य की किरणें जहां लंबवत पड़ती हैं। लंबवत कहां पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। यहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण का और लवणता का क्या मेल हुआ, देखो मेल है। वाष्पीकरण हमेशा शुद्ध जल का होता है। वाष्पीकरण हमेशा किसका होता है, शुद्ध जल का।
तापमान अधिक है, वाष्पीकरण हुआ, शुद्ध जल का लवणता नीचे रह गई, केवल वाष्प किसकी बन रही है, शुद्ध जल की, लवणता की मात्रा शेष रह गई। इस प्रकार उसमें धीरे धीरे लवणता बढ़ती जाती है और शुद्ध जल का क्या होता जाता है, वाष्पीकरण होता जाता है। तो वाष्पीकरण की मात्रा लवणता को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त हिम के पिघलने की दर, नदी के जल का गिरना, वर्षा की स्थिति, महासागरीय धाराएं, अनेक ऐसे कारक हैं जिनका अपन विस्तार से आगे और अध्ययन करेंगे। केवल आज अपन महासागरीय जल की सामान्य बातें देख रहे हैं जिनके कारण से महासागरों के अंतर्गत लवणता की स्थिति बनती है या लवणता फैलती है। देखिए, जो खुले सागर हैं, खुले सागरों के अंतर्गत लवणता पाई जाती है 33% से 37%। बिल्कुल सामान्य सी बात है। खुले सागरों में लवणता 33 से 37%। और एक गर्म व शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत मैंने बताया वाष्पीकरण अधिक होता है तो 70% तक लवणता देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्रों के महासागरों में, ऐसे में गर्म क्षेत्रों के अंतर्गत, शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत। और उत्तरी गोलार्ध में आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर 31% लवणता की मात्रा, अटलांटिक महासागर है 36%, हिंद महासागर है 32%, यानी सभी महासागरों के अंतर्गत लवणता की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। नाम सुना होगा आपने वान झील, कहां पर है, टर्की में। टर्की की जो वान झील है 33% लवणता, मध्य सागर सबसे अधिक लवणता 238% लवणता, ग्रेट साल्ट झील 220% लवणता। ये सर्वाधिक लवणता के उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण? टर्की की वान झील, लवणता कितनी, 33%। मृत सागर लवणता कितनी, 238%। ग्रेट साल्ट झील लवणता कितनी, 220%। ये लवणता के सर्वप्रमुख उदाहरण है जिसमें सर्वाधिक लवणता की मात्रा देखने को मिलती है। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, तो ये बता रहा था कि जैसे कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हमारे सामने आई, जो जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीलाग्र है, किसे कहा जाता है, जल की प्रचुरता के कारण 71% जल की मात्रा है हमारी पृथ्वी पर। इस कारण से पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीलाग्र कहा जाता है। एक बिंदु आया जलीय चक्र के बारे में, किसे कहा जाता है, जलीय चक्र। जलमंडल के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस, इस रूप में जल का जो परिसंचरण होता है उसे जलीय चक्र कहा जाता है। महासागरीय शेल्फ, गंभीर सागरीय मैदान, महाद्वीपीय ढाल, इन चारों के बारे में परिभाषा आपको बता दी गई थी। एक मैंने बोला था कि समुद्रों के अंतर्गत जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, स्थलीय भाग, इन्हें समुद्री टीला कहा जाता है। तो समुद्री टीले का मतलब होता है नुकीले शिखर वाला पर्वत, ऐसा पर्वत जिसका शिखर कैसा हो, नुकीला हो। एक आया था निमग्न द्वीप। ये वो बातें हैं जो कंपटीशन के लिए भी, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। इनकी परिभाषा वगैरह आपको ध्यान में होनी चाहिए। निमग्न द्वीप तो समुद्री जल में घुले हुए जो नमक की मात्रा है, यानी जो खारापन है, वो निमग्न मुख्यतः द्वीप को दर्शाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी, मैंने बताया था आपको आकृतियों में, महासागरीय तल की जो आकृतियां थी उनमें प्रवाल द्वीप के बारे में। तो प्रवाल भित्तियों से युक्त छोटे आकार के द्वीप जो कहां पर मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय महासागरों में स्थित होते हैं।
उष्णकटिबंधीय महासागरों में स्थित जो प्रवाल भित्तियों से युक्त छोटे आकार के द्वीप होते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये महासागरीय जल के बारे में आज सामान्य छोटा सा परिचय बताया गया। आगे की वीडियो में और भी इनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। जहां आपको कोई समस्या है, उम्मीद है जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है ठीक प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी जहां आपको कोई समस्या लगे तो डाउट का ऑप्शन मैंने कई बार आपको बताया है, उसमें आप अपनी समस्या भेजें कि ये जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया 100% दोबारा बताया जाएगा। जहां भी आपको दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। जितने वीडियो आपको मिल रहे हैं बार बार आप वीडियो देखें जिससे पुनरावृत्ति भी होती रहे। उम्मीद है सब बुक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होंगी अपने ज्योग्राफी की। आप बुक्स में देखोगे तो जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है सेम वही टॉपिक आप बुक में देखोगे डेली। एक बार वीडियो देख लिया, एक बार वो टॉपिक आप बुक से देख लिया, कुछ महत्वपूर्ण बात आपको लगे वो आपने रिटर्न में लिख लिया, तो 100% आपको समझ में आएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताएं। आज के टॉपिक में इतना ही, शेष अपन देखेंगे कल। धन्यवाद।